हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये वर्ष बहुत ही हेल्दी और बहुत वेल्दी आपके लिए रहेगा। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मार्केट्स बंद थी। यूएस मार्केट्स मेजरली सभी मार्केट्स बंद थी। कल सिर्फ एक मेजर मार्केट में शायद इंडियन मार्केट ही 1 जैन में कल खुली थी। बाकी सभी मेजर मार्केट्स बंद थी, तो इसलिए मेजरली कुछ ग्लोबल मतलब कुछ क्यूज नहीं है मार्केट के लिए आज। बाकी वी विल टॉक अबाउट सम डेफिनेटली सम इंडिया स्पेसिफिक एंड सम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फॉर श्योर। एंड लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नॉलेज सेक्शन आज भी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ ग्लोबल। तो बेसिकली अगेन नथिंग मेजर न्यूज़ तो कुछ नहीं है एज सच बिकॉज द मार्केट्स वर क्लोज। तो यही है कि ब्रेंट क्रूड जो है ओवरऑल 3% उसने एनुअल डिक्लाइन किया है 2024 में, और ये लगातार दूसरा साल है राइट कि ब्रेंट क्रूड जो है वो मतलब 2% से मतलब लगातार डिक्लाइन हुआ है। और मेजरली जो रीज़न रहे हैं राइट वो यही रहे हैं कि भाई चाइना जो है वहाँ पे डिमांड आउटलुक थोड़ा वीक रहा है। इसीलिए ओपेक ने भी और आईईए जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने भी ऑयल डिमांड ग्रोथ को एक्सपेक्टेशंस को कट किया है। 2024 की भी और 2025 की भी की थी राइट। तो इवन मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि इवन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो कह रही है कि भाई 2025 में भी ऑयल मार्केट जो है वो सरप्लस रहने वाली है, इवन दो आउटपुट कट्स बताए जा रहे हैं राइट। तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा इस प्रेशर में है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और एक्सपेक्टेड है कि इसी तरह से थोड़ा सा रहेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द वर्ल्ड। एक वेरिएबल यही है कि वेरियस एस्केलेशंस एंड वॉर्स विच आर हैपनिंग स्पेशली अमंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक रशिया इज इन्वॉल्व। वहाँ पे वेस्ट एशिया में भी कंट्रीज, ईरान इज इन्वॉल्व। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। अदरवाइज ऑयल जो है उस पे प्राइसिंग प्रेशर लगता है वो रहेगा थोड़ा और टाइम। इंडिया में जो कुछ स्पेसिफिक अगर न्यूज़ की बात करें तो जीएसटी के नंबर्स आ गए दिसंबर के। एक्चुअली वो नवंबर के नंबर्स होते हैं बट दिसंबर में जो नंबर्स बताते हैं तो वो 1.77 लाख करोड़ के आए हैं। 7.3% अप है। बट अगर हम रिफंड्स के साथ उसको नेट ऑफ सेट ऑफ कर दें क्योंकि रिफंड्स बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिसंबर, तो 3.3% ही जो है वो ओवरऑल ग्रोथ हुआ है इन जीएसटी कलेक्शन। तो अगेन जैसा बात हो रही है ना कि स्लो डाउन ये सारे फैक्टर्स से भी दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी राइट। जीएसटी का स्लोअर ग्रोथ राइट, तो ये भी एक आपको बताता है कि भाई बिजनेसेस जो हैं वो थोड़ा स्लो है उनकी सेल्स राइट। और जिस तरह की अर्निंग कॉल्स भी आई और जिस तरह का जीडीपी नंबर भी आया, तो ये सारी चीज़ें एक क्लियर क्यू है कि एक स्लो डाउन सेट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। अब उसके क्या चीज़ें इंप्रूव होगी, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंस मतलब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़े, केपेक्स वगैरह बढ़े तो वो एक फैक्टर रहेगा। प्राइवेट केपेक्स बढ़े उससे फैक्टर रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो या तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, टैक्स कट हुए, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं इसी से फैक्टर्स से मतलब थोड़ा सा इकोनॉमी जो है बैक टू द गुड ग्रोथ मतलब 7% जो प्लस की ग्रोथ की बात होती है वो आए। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे और वो देखना है वो कैसे रहेंगे। तो कल कैबिनेट की मीटिंग में डीएपी के ऊपर सब्सिडी दी गई। डीएपी जो है एक डाई अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा ये जो है एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कोरोमंडल है या पारादीप फॉस्फेट्स है, तो ये सब कंपनीज जो हैं इसके काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। ऑब्वियसली कोरोमंडल सबसे बड़ा प्लेयर है ओवरऑल इन फर्टिलाइजर्स राइट। तो उसमें यही है कि भाई जो ओवरऑल प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे, रॉ मटेरियल प्राइजेस, उसकी वजह से कंपनीज ने बोला कि भाई हम जो है इसके पैसे बढ़ाएंगे, मतलब इस साल से फर्स्ट से हम इसके पैसे बढ़ाएंगे कि हमें ये मतलब हम जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उससे काम नहीं चल रहा है, तो वी विल हैव टू इंक्रीज द प्राइस। तो अब गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी ही बढ़ा दी है ताकि जो प्राइस है टू द फार्मर्स वो रिमेन द सेम राइट। तो वो 135 रुपीज़ पर 50 kg बैग जो है वो वैसा ही रहे, और इससे 3850 करोड़ रुपीज़ का एडिशनल बर्डन आने वाला है। तो सब्सिडीज़ जो हैं
वो यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। ये पॉजिटिव है ऑफ कोर्स फॉर कंपनीज लाइक कोरोमंडल एंड मतलब अदर्स, राइट। तो गुजरात फर्टिलाइजर्स है या फिर क्या कहते हैं पारादीप फॉस्फेट्स है, तो इन सब के लिए ये पॉजिटिव है। फर्स्ट मतलब जैसे गई है तो ऑफकोर्स जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं ऑटो सेक्टर के, कि भाई दिसंबर कैसा रहा, साल कैसा रहा, तो वो नंबर्स आ गए हैं, पॉजिटिव रहा, राइट। तो ओवरऑल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल जो फोर व्हीलर सेगमेंट है, राइट, उसमें अगर हम बात करें तो दिसंबर में ऑलमोस्ट 11% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट 3,20,000 यूनिट्स फोर व्हीलर्स इंडिया में बिके हैं दिसंबर में। और वैसे एसयूवीज जो हैं उन्होंने मेजरली रन किया है, ईयर एंड डिस्काउंट्स की वजह से भी चली है चीज़ें, राइट। और सीएनजी में भी मतलब थोड़ी पॉजिटिव ग्रोथ आई है। ओवरऑल 2024 की अगर बात करें तो उसमें भी 4.7% की ग्रोथ आई है। तो जो लोग कहा जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो यही बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह से समर्स रही, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम समर्स रही इस बार इंडिया में, राइट, और अच्छी खासी बारिश भी अच्छी खासी हुई, तो उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से वो रहा और फिर इलेक्शन रहा, ये तीन फैक्टर्स के बाद भी अगर हमें ग्रोथ आया है वॉल्यूम में, तो दैट दैट इज़ गुड। तो उनको वो एक्सपेक्टेड था कि ये मतलब एक्सपेक्टेशन से उनका अच्छा परफॉर्मेंस, एटलीस्ट जो एनालिस्ट हैं उन्होंने उसके बारे में बोला है, राइट। अगर हम मारुति सुजुकी के बारे में स्पेशली बात करें, जो कि सबसे बड़ा प्लेयर भी है, राइट, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1,30,000 यूनिट्स इसमें से बेचे हैं 3,20,000 में से, राइट। और उन्होंने यही बोला है कि भाई एक तो हमने डीलर की इन्वेंट्री कम कर दी है। पहले 38 डेज की डीलर की इन्वेंट्री पहुंच गई थी अगस्त में डीलर्स के पास, अब वो 10 डेज हो गई है हमारी, राइट। और सीएनजी कार्स, तो उन्होंने कहा कि भाई 2024 में 5,76,000 सीएनजी कार जो है मारुति ने बेची हैं, जो कि 33% बढ़ गया है। तो सीएनजी कार्स जो है उसका ग्रोथ मतलब अच्छा खासा बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। तो मतलब वो हाइब्रिड में ही माना जाता है, राइट। मैंने आपने हाइब्रिड का आपने वैल्यू चेन का वीडियो भी देखा होगा मेरा, तो उसमें काफ़ी एक डिटेल में ये थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ये कैसे होता है। टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट आया तो मतलब नंबर्स आए तो टाटा मोटर्स का ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। अगर हम दिसंबर में देखें तो 1.4% का ही ग्रोथ है, राइट। जबकि मारुति सुजुकी का 24% का ग्रोथ था, राइट। और हुंडई का भी नंबर आया तो उनका भी सिर्फ 1.3% का ही ईयर ऑन ईयर दिसंबर में, सबका ग्रोथ है, वो अच्छी चीज़ है। टोयोटा का ग्रोथ अच्छा है ऑब्वियसली, बिकॉज उनकी भी मारुति की गाड़ियाँ काफ़ी वो बेच रहे हैं, बट उनका ग्रोथ 16% का ओवरऑल दिसंबर में ग्रोथ है, राइट। तो इस तरह से बेसिकली ओवरऑल दिसंबर के नंबर्स ओवरऑल पॉजिटिव रहे, राइट। एंड आई थिंक विच वॉज अगेन, ये सब क्यूज अगेन होते हैं, राइट, कि थोड़ी सी तो डिमांड, एक कंजम्पशन लिटिल बिट, मे बी मैरिजेस भी हैं, मैरिज सीजन्स भी चल रहे हैं, राइट। और डिस्काउंट्स वगैरह जैसा उन्होंने बोला, वो भी चीज़ें फैक्टर मेरे को लगता है रही होंगी। ईयर एंड डिस्काउंट्स पे लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो वो फैक्टर्स भी रहे हैं, बट ओवरऑल ईयर जो है वो पॉजिटिव रहा विद ऑल द फैक्टर्स आई थिंक। तो ये तो है कि इकोनॉमी ठीक ठाक है, ग्रोथ है, बट हाई ग्रोथ है या नहीं है, वही बेसिकली सारा डिस्कशन है कि क्या इंडिया की जीडीपी 7.58% प्लस से कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं क्या हम, राइट। तो वो है 6-7% से कर सकते हैं, ये तो मेरे को लगता है कि गिवन है, ये सब मान रहे हैं कि हाँ यार 6-7% से तो कर ही रहेंगे। जो चीज़ यहाँ दिख रही है, क्या ये 7-8% हो सकता है या 7.5 या 8% प्लस हो सकता है, वो चीज़ के ऊपर मेरे को लगता है कि सारा जो एनालिसिस है वो उसी के ऊपर है और उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है। फिर टू व्हीलर्स के भी कुछ नंबर्स आए तो ओला इलेक्ट्रिक नाउ उनका मार्केट शेयर डिप हो गया है, थर्ड पे आ गए हैं, राइट, इन दिसंबर अगेन। मतलब ईयरली 2024 में तो नंबर 1 है, ठीक है, 2024 में अभी भी, बट दिसंबर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो बजाज ऑटो जो है वो नंबर 1 आ गया है, 25% मार्केट शेयर हो गया उनका। टीवीएस नंबर 2 हो गया 23, और अब जो है ओला इलेक्ट्रिक इन दिसंबर 18.7% हो गया है। तो मतलब मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि 2024 में उनका मार्केट शेयर 35% है ओवरऑल। तो वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इंक्रीजिंग, ऑफ कोर्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन विच दीज गाइज हैव, ब्रांडिंग आई थिंक मतलब उनका स्ट्रॉन्ग है ऑफ कोर्स, राइट। एंड थर्ड फैक्टर्स, नेगेटिव मार्केटिंग ऑफ ओला आई थिंक ऑल्सो, एंड आई थिंक नॉट मेनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च, आई थिंक वो प्लान है उनके, तो वो भी सब फैक्टर्स मेरे ख्याल से रहे हैं। और एंड सर्विस इश्यूज जो काफ़ी बात हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो लेट्स सी इफ ओला इज एबल टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड
मतलब डू दिस, मतलब देखो ये एक चीज़ माननी पड़ेगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसका जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, राइट। बाकी जो कंपनीज हैं जो नंबर वन नंबर टू हो गई हैं, तो दे हैव ए वेरी बिग लेगेसी, राइट, प्रोडक्शन लेगेसी, नेम लेगेसी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस सेंटर्स, तो वी हैव टू कंसिडर ऑल दोज फैक्टर्स एज वेल, राइट। एंड लेट्स सी, वही मैं कह रहा हूँ कि अब ओला कैसे उसको compete करता है और कैसे अच्छा करता है, वो सब देखने की बात हो ओवरऑल। ओवरऑल 2024 में ई व्हीलर ईवी टू व्हीलर जो है ना, उसमें 34% का ओवरऑल ग्रोथ आया है, वॉल्यूम ग्रोथ 34%। स्कूटर्स, स्कूटर्स में ईवी अच्छा चल रहा है, राइट, और ये दिख भी रहा है कंसिस्टेंटली, जो मतलब जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ अच्छा है। ओवरऑल टू व्हीलर की तरफ शिफ्ट, टू व्हीलर्स ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि फोर व्हीलर्स में इतना नहीं दिख रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री में कल एक इंटरेस्टिंग मतलब ट्वीट भी आया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि 2025 टू बी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, एम इज टू बूस्ट मॉडर्नाइजेशन। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भाई 2025 हमारा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की तरह हम उसको सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की जॉइंटनेस की, हमारी 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो जॉइंटली चीज़ें करें, राइट। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा जो फोकस है 2025 में वो साइबर के ऊपर है, स्पेस के ऊपर है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक एंड रोबोटिक्स, इनके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि फोकस है। डिफेंस एक काफ़ी बड़ी इंडिया में थीम बनती हुई नजर आ रही है, मेजरली बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेगुलेशंस, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट का फोकस एंड मेक इन इंडिया का फोकस, राइट, इंडिजनाइजेशन, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम करना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्लियरली एक काफ़ी ज़्यादा एक टेलविंड्स डिफेंस सेक्टर में हैं, राइट। अब वही है कि काफ़ी सारा काम PSUs भी करते हैं और कंपनीज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स इस स्पेस में हैं। बट मतलब जिस तरह से चल रहा है, और अगर ये पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही, अगेन काफ़ी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ही बायर है और काफ़ी जगह गवर्नमेंट ही सेलर है, गवर्नमेंट ही रेगुलेटर है, राइट। तो तो इस तरह की इंडस्ट्री में वो एक रिस्क हमेशा रहने ही वाला है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई, कभी फोकस कम हुआ, थोड़ा हुआ तो ठंडा हो जाता है। बट अभी जिस तरह से चल रहा है, वो एक लगता है कि एक मीडियम टर्म में एक अच्छा सेक्टर ये इंटरेस्टिंग रह सकता है। अब वही है कि राइट कंपनी बाय करनी है उसमें, तो दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज। अगेन एक रिपोर्ट आई CMIE की, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनकी, राइट। तो वो थोड़ी सी इस तरह की थी कि भाई बहुत, अगेन दिसंबर क्वार्टर वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट अकॉर्डिंग टू देम इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि भाई एक तो न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट दिसंबर 2024, अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो 22% कम थी, 20-22% न्यू प्रोजेक्ट कम अनाउंस हुए हैं, राइट। और उन्होंने कहा कि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी 52% कम हुए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा, राइट। और ये भी बोला उन्होंने कि भाई जो रिसेंट ईयर्स में ग्रोथ आई है या फिर जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है। तो उन्होंने ये भी बोला कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स तो हो रहा है, लेकिन वो मेजरली सेमीकंडक्टर में हो रहा है, बैटरी में हो रहा है, सोलर वोल्टिक वेल में, मतलब अपना सोलर सेल्स में हो रहा है, ई-व्हीकल्स में हो रहा है, इसमें हो रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल वर्टिकल्स हैं, लाइक क्या कहते हैं, अगर हम बात करें स्टील सेक्टर एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट, वहाँ स्लो है, राइट। तो वो चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि एक तो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जो है वो पिक नहीं हुआ है जितना मतलब हमें चाहिए। और ये किसने बोला है? ये सीमेंस के MD एंड CEO ने बेसिकली 20th दिसंबर पे बोला है। उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि भाई गवर्नमेंट का जो केपेक्स है ना, वो भी काफ़ी गिरा है दिसंबर 2024 के क्वार्टर में कंपेयर टू प्राइवेट, तो वो ज़्यादा गिरा है एक्चुअली। और ये उनका कहा है कि मेजरली स्टेट जो है वो कल्प्रिट लगते हैं उनको, कि स्टेट लेवल प्रॉस्पेक्ट्स हैव कम डाउन रिलेटिवली, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं वो अपने रेवेन्यू को सब्सिडी की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड इसकी वजह से जो है केपेक्स जो है वो गिर रहा है स्टेट्स की वजह से। तो अब जो फ्रीबीज की बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस वगैरह में, तो उसका इम्पैक्ट इट सीम्स यहाँ पे थोड़ा हुआ नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है केपेक्स स्पेंडिंग पे,
अब वो सेंटर में भी हो रहा है क्या, स्टेट में ही ज़्यादा हो रहा है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड मोर जैसे जैसे नंबर्स आएंगे आगे। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ईयर, अभी नंबर्स प्रॉपरली आएंगे। बट मतलब ये सब स्टेटमेंट्स थोड़ा सा ये नेगेटिव है कि ये वाला क्वार्टर भी क्या बहुत अच्छा नहीं रहा फ्रॉम आवर इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। मतलब लगता तो ऐसे ही है अभी क्यूज कि बहुत अच्छा ग्रोथ इस क्वार्टर में भी जितना एक्सपेक्टेड था शायद वो नहीं हुआ है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें कुछ, तो इज़ माई ट्रिप में आई थिंक काफ़ी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो सीईओ हैं निशांत पिट्टी जी, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है। आई थिंक ही इज़ प्लानिंग टू सेल हिज एंटायर स्टेक एज वेल एंड ही हैज साइटेड पर्सनल रीजंस। हिज ब्रदर रिकांत पिट्टी विल नाउ बी द सीईओ ऑफ इज़ माई ट्रिप। ठीक है, तो प्रोमोटर होल्डिंग आई थिंक लेस देन 45 के आसपास 42-43 हो जाएगी विद मेजरली विद रिकांत पिट्टी। आईटीसी होटल्स का डीमर्जर जो होगा, अब आईटीसी होटल सेंसेक्स में भी है, निफ्टी में भी है। तो टिपिकली जब ये डीमर्जर होते हैं तो क्या होता है, कंपनी बाहर चली जाती है इंडेक्स से। ठीक है, तो इस तरह से मतलब दिस इज हाउ द रूल्स आर। बट अब यही है कि एकदम से बाहर चली जाए आईटीसी डीमर्जर के बाद तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है उसमें। ठीक है, डीआईएस एफआईएस की सब चीज़ों की होती है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन काफ़ी रहती है इस सब चीज़ों से। तो इसीलिए वो जैसे प्लेबुक उन्होंने यूज़ किया था जियो फाइनेंशियल में, जब रिलायंस से डीमर्ज हुआ था तो वो जब तक लिस्ट नहीं हुआ था वो पार्ट था सेंसेक्स और निफ्टी का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सिमिलरली आई थिंक आईटीसी होटल्स भी टिल द टाइम दे डोंट गेट लिस्टेड, आई थिंक वो डीमर्ज तो आई थिंक थर्ड कल परसों में ही हो रहे हैं, राइट, 2-3 दिन में ही हो रहे हैं जहाँ तक मेरे को याद नहीं डेट। तो डीमर्ज होने के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना लगेगा उसको लिस्ट होने में, नई एंटिटी को, आईटीसी होटल्स को। तो तब तक वो एक कांस्टेंट प्राइस पे सेंसेक्स और निफ्टी का शायद पार्ट रहेगा। पावर मैक प्रोजेक्ट कल 5% बढ़ा, मेजरली बिकॉज ऑफ द अदानी पावर से उनको एक वर्क ऑर्डर मिला है फॉर वन ऑफ देयर थर्मल पावर प्लांट टू डू फ्यू थिंग्स आउट देयर। ठीक है, तो वो इसीलिए वो कल बढ़ा था। निप्पॉन लाइफ, अच्छा हाँ, मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल है, अगेन दिस इज नो ऑफिशियल, अगेन दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉम सोर्सेस। तो निप्पॉन लाइफ जो है कंपनी एएमसी, उस पर ये है कि उनका ये मतलब चल रहा है सेबी का कि भाई 1800 करोड़ रुपए इन्होंने लूज़ किए हैं येस बैंक 81 बॉन्ड एक्सपोजर में। येस बैंक का 81 बॉन्ड्स इन्होंने लिए थे एंड इट वॉज क्विड क्विड प्रो क्यो, राइट। तो इसमें लग रहा है कि भाई इन्होंने मतलब कुछ तो येस बैंक ने इनके लिए किया, इन्होंने उनके बॉन्ड्स लिए, बाय किया। तो मतलब दिस वाज नॉट इन पर्सपेक्टिव कि ये इन्वेस्टर्स के हित में नहीं था, ये जो बॉन्ड की इन्होंने बाय किया, और उसमें इन्होंने 88 करोड़ रुपीस की फीस भी इन्होंने ली, मतलब शेयर होल्डर्स, मतलब जो बॉन्ड होल्डर्स से या फिर डेट फंड होल्डर्स से, राइट। और उस टाइम में रिलायंस था, मतलब उस टाइम निप्पॉन नहीं था, राइट। निप्पॉन मतलब था उसका पार्ट, बट आई थिंक बहुत छोटा शेयर था। मेजरली रिलायंस वॉज द रिलायंस कैपिटल जो था वो ओनर था, रिलायंस एएमसी नाम था इसका कंपनी का। तो ये उस टाइम की बात है जब तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो दिसंबर में भी मतलब पहले भी मनी कंट्रोल ने ये रिपोर्ट किया था कि भाई ये सीबीआई के स्कैनर में भी है, राइट, कि 950 करोड़ रुपए इन्होंने एनसीडीज में डाले थे, मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राणा कपूर की फैमिली की कंपनी है। तो ये थोड़ा सा एक एंगल चल रहा है ऐसा लग रहा है निप्पॉन में। बट अगेन एज अ सेड न्यू मैनेजमेंट है, और ये जो है पुरानी मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। अब इसके ऊपर किस तरह की पेनल्टी आती है और क्या रहता है, और ओवरऑल मतलब जैसे ये बोला जा रहा है कि भाई सेबी कह रहा है 88 करोड़ रुपीज़ का तो मैनेजमेंट फीस चार्ज हुआ है, तो क्या वो एज ए पेनल्टी होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो वो सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पर देखने हो सकते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इस कंपनी पे शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन में हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द ओवरऑल न्यूज़ परस्पेक्टिव। एंड फटाफट एक नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। तो अगेन जब हम साल के बिल्कुल 2025 के स्टार्टिंग में हैं, थोड़ा 25 में 24 में क्या क्या हुआ उसी से कुछ समझते हैं, सीखते हैं, राइट। तो उसी का डेटा कुछ कुछ आजकल आ ही रहा है काफ़ी सारा, तो मेरे को लगता है कि कुछ कुछ मैं शेयर भी करता हूँ यहाँ पे। तो ये दीज आर द फ्यू डेटा पॉइंट्स जो अलग अलग जगह से मिले हैं, सोर्सेज भी लिखे हुए हैं, राइट। तो बेसिकली अगेन लेफ्ट वाला जो पहले चार्ट देखते हैं जिसमें हमने इंडिसेस बताए हैं कि क्या उसमें चल रहा है।
तो इसमें यही है कि निफ्टी 50 जो है लास्ट 1 ईयर में उसके सिर्फ 8.8% ही रिटर्न हुए फाइनली। ठीक है, काफ़ी बड़ा वो मेरे ख्याल से, बट वो लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा सा फिसल गया। और निफ्टी 50 ने फाइनली मतलब कल के रिटर्न्स जो हैं वो 8.8% है। तो जो बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं, जो बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इंडेक्सेस जो हैं, या क्या बोलते हैं इनको, ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस, राइट। तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है लास्ट 1 ईयर में 2024 में माइक्रो कैप इंडेक्स का ही रहा है। 34% पार्ट है हमारे एक पोर्टफोलियो का। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 का रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब इंटरेस्टिंग, देखो आप कि स्मॉल कैप से भी अच्छा, मिड कैप से भी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का रहा। 27.5% के रिटर्न दिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ने। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ये। स्मॉल कैप ने भी ऑलमोस्ट 25-24%, अलग अलग टाइप के स्मॉल कैप्स हैं, 23-25% रिटर्न दिए हैं, राइट। तो उस हिसाब से मिड कैप ने भी ऑलमोस्ट 21-22% रिटर्न दिए हैं, राइट। तो निफ्टी 50 इज द मेन ड्रैगर, राइट। टॉप 50 स्टॉक हैं, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है बिल्कुल भी, राइट। और बाकी स्मॉल एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, राइट। और ये चीज़ हमने लगातार देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं स्मॉल मिड कैप ले लो, राइट। तो अभी देखना है आपको कि अच्छा रहा है, अब आगे भी रहेगा या नहीं रहेगा वो देखना है। फिर हम कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी उन्होंने बोले हैं, तो उससे ही पता चला गया। निफ्टी बैंक सिर्फ 5.5% रिटर्न दिए हैं उसने 2024 में। तो बैंकिंग सेक्टर नहीं है, और ये सब बैंक है। अब प्राइवेट बैंक ने तो नेगेटिव -0.4% है। तो यू कैन इमेजिन, राइट, प्राइवेट बैंक जो इंडेक्स है उसने तो रिटर्न दिया ही नहीं है। तो और वही काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स हैं उसमें, कोटक है, अपना HDFC है, राइट, एक्सिस है, इंडसइंड है, तो निफ्टी में सब कंपनीज हैं, राइट। तो वही चीज़ें हैं कि उसी की वजह से ये सारा फैक्टर्स आपको समझना है कि रहे हैं कि निफ्टी 50 हैज़ नॉट डन वेल, राइट। बाकी नेगेटिव रहा निफ्टी मीडिया और निफ्टी FMCG। अगेन FMCG भी कंपनीज हैं निफ्टी में और सेंसेक्स में, राइट। तो वो भी फैक्टर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी नेगेटिव है। तो FMCG और मतलब प्राइवेट बैंक 2024 में नेगेटिव रहे। क्या अभी बाउंस रहेगा क्या 2025 में, वो देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अच्छा जो सेक्टर रहा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस जो बड़े सेक्टर्स हैं, उसने ऑटो ने अच्छा परफॉर्म किया, 22% का रिटर्न दिया। फार्मा ने 39% रिटर्न दिया है। हेल्थ केयर ने 40% रिटर्न दिया है। और रियलिटी मतलब रियल एस्टेट 34% रिटर्न दिया है, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल ने भी 34% रिटर्न दिया, क्योंकि समर्स काफ़ी अच्छी थी, तो इट सीम्स वो सेल वगैरह काफ़ी उसका एक बेनिफिट मिला कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, राइट, कि समर्स की वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर वॉल्यूम अच्छी ग्रोथ आई, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स रहे। और PSC जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं वो भी 21% का ठीक ठाक ग्रोथ है। तो ये सारे इस सेक्टर्स ने अच्छा किया। अब स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस की बात होती है ना आजकल की, भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं मोमेंटम इंडेक्स ले लूँ क्या सर, अल्फा इंडेक्स ले लूँ क्या, तो उसके भी देख लेते हैं। तो क्वालिटी ने तो अच्छा नहीं किया, वो भी 9.9% पे ही है। तो क्वालिटी इज़ नॉट डूइंग वेल, और क्वालिटी थीम चली नहीं रही है लास्ट 2-3 साल से। वैल्यू ने अच्छा किया है 15.6, मतलब कंपेयर टू निफ्टी 50 वैल्यू 20, तो 50 में से ही 20 स्टॉक है, तो निफ्टी 50 ने 8.8 उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है, राइट। निफ्टी अल्फा 50 ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बेस्ट 33% उसी के रिटर्न हैं एक्चुअली। 33% रिटर्न दिए उसने लास्ट 1 ईयर में। मतलब उसके रिटर्न अगर हम ओवरऑल देखें, राइट, मतलब ब्रॉड मार्केट और इसमें तो सेकंड नंबर सबसे अच्छे हैं माइक्रो कैप के बाद। और फिर मोमेंटम ने भी, इंडेक्स ने भी 20% रिटर्न दिए हैं। मिड कैप 150, क्वालिटी 50 ने 19% रिटर्न दिए हैं, तो बट कम है मिड कैप, नॉर्मल मिड कैप फंड से वो 22-23 है। तो क्वालिटी हैज़ नॉट वर्कड फॉर श्योर, राइट, एंड मोमेंटम हैज़ वर्कड, अल्फा हैज़ वर्कड, वैल्यू इज लिटिल बेटर एज वेल। तो ये हमारा मेजरली रहा। अभी एक और इंटरेस्टिंग चार्ट जो जीरोधा ने भी शेयर किया, वो निफ्टी 50 का बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है कि भाई लगातार 9 साल हो गए हैं, राइट, निफ्टी 50 को पॉजिटिव रिटर्न दिए कैलेंडर में। इंटरेस्टिंग है ना, 9 साल से निफ्टी 50 ने कैलेंडर में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, 9 साल लगातार। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, 9 साल हो गए, ठीक है, बिना कोई कैलेंडर लेवल पे रिसेशन आए हुए, राइट। और तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि मतलब हमारे रिटर्न जो अच्छे दिख रहे हैं, ट्रेलिंग अगर 5-6-7 साल से आप रिटर्न आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के रिटर्न्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसका ये फैक्टर भी है कि नेगेटिव कैलेंडर लेवल पे निफ्टी 50 एक बार भी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थोड़ा सा मतलब वीडियो को एक्सटेंड किया है मैंने शायद, लग रहा है,
आप 1.5x में देखें या शेयर करें और बताएं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा. दैट इज़ ऑल. हैव ए ग्रेट टाइम हैड दोस्तों. विश यू ऑल अ हैप्पी 2025 अगेन टू यू, योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, राइट. प्लीज़ मेरी तरफ से सबको आप विश कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों. जय हिंद.